नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में चुनाव करीब आने के साथ ही प्रदेश में हलचल एक बार फिर से तेज हो चुकी है। लखनऊ से दिल्ली तक चली बैठकों की दौर के बाद ये बिल्कुल साफ होता नजर आया कि प्रदेश के चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ उतरने वाली है। नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में रहेगा। फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आता है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ये कहते सुनाई देते हैं कि दिल्ली ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। इस बयान के आने के बाद कई तरह के नए सियासी कयास लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हालांकि बात बहुत आगे तक जाती उससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन कहानी में अब तक एक और ट्विस्ट आ रहा है। हाल ही में यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया था। दिल्ली में कई हाई लेवल मीटिंग के बाद अब स्वतंत्र देव सिंह तो वापस आ रहे हैं, लेकिन आने वाली 21 जून को लखनऊ में काफी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि 21 जून को लखनऊ बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय नेतृत्व एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहने वाले हैं। इसके पहले भी बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह इस तरह की बैठक कर चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर बैठकों के दौर के क्या मायने हैं, सबको समझने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी चर्चा होने वाली है। हम इसमें तमाम मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है या जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है उसके कुछ ना कुछ सियासी मायने यहां पर नजर आएंगे। तो 2022 की जंग में हलचल अभी भी लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए संदीप द्विवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता सपा हैं, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ ए.के. मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। लगातार जिस तरह से आप सबने पहले ये दावा किया कि चलिए ठीक है, रूटीन बैठकें हो रही थी जिसके चलते संगठन में दिल्ली तक हमारे पदाधिकारी पहुंचे, रिपोर्ट यहां से पहुंचा दी गई दिल्ली तक, संगठन ने इसके बाद फैसला ले लिया, अमित शाह के हाथ में कमान चली गई, लेकिन उसके बावजूद अब फिर से दिल्ली दौड़, क्या है इसके सियासी मायने? सब कुछ ठीक है या कुछ ना कुछ अंदरूनी में गड़बड़ चल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इनके सियासी मायने हम ना निकालें तो ज्यादा अच्छा है। बेसिक सी बात है कि यूपी में इलेक्शन नजदीक है और कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन के जस्ट बाद सेंट्रल का इलेक्शन है, तो दोनों इलेक्शन को मायने में रख के कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेना है वो पार्टी को लेना है और कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर वही चल रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई मदरसों में जाने की कोशिश करता है, कोई जनता के बीच में जाने की कोशिश करता है, और हम कहीं ना कहीं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को चाहे सेंट्रल नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं वही हमारे मंडल के कार्यकर्ता तक जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मीटिंग का जो दौर चल रहा है वो सरकार के किन मुद्दों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, किन मुद्दों पे हमें कैसे प्लान करके जनता के बीच में जाना है, कैसे जनता का फीडबैक लेना है, उन सब चीजों पर चर्चाएं चल रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ कयास लगाने चाहिए। नहीं, कयास तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप विपक्षी दलों को आप लगातार घेरते रहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी को लेकर कल हमने एक चर्चा की, उसमें तो बीजेपी ने फिर यही कहा ना कि नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, संगठनात्मक स्तर पर इनको काम करने की जरूरत है। तो अगर आपके यहाँ से बार बार दिल्ली दौड़ लगेगी, कमान दूसरे हाथों में अगर जाने की बात होगी, बार बार समीक्षाएं की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो फिर पूछेगा ना आपसे भी प्रश्न कि क्या संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, देखिए, पहली चीज, कमान बदलने को लेके कभी कहीं किसी भी जगह पर चर्चा नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरी अफवाह है। जिस तरीके से विपक्ष योगी जी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार 5 साल बहुत अच्छे से चली है उससे परेशान, और वो जानबूझ के अफवाह उड़ाने की कोशिश करता है कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज, देखिए, आज समाजवादी पार्टी और अगर बीजेपी में आप कंपेरिजन करें तो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की चाहे परिवार की लड़ाई हो या पार्टी की लड़ाई हो, सब आज रोड पे हो रही है। आज चाचा भतीजे में किस तरीके से संबंध खराब है, किस तरीके से कार्यकर्ता ड्रामेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से अखिलेश को लेके असंतोष जाहिर किया जाता है, किस तरीके से और इनके संगठन की घटनाएं सबके सामने आती हैं। और यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कैडर है, बड़ा संगठन है और कहीं ना कहीं परंपरागत तौर पर हमारे यहाँ सिस्टम रहा है कि हर चुनाव के पहले हम एग्रेसिवली कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मीटिंग्स होती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि भाई किस मुद्दे पे किस तरीके से किस डायरेक्शन में कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देना है। अभी दिल्ली में बैठ के चल रही है, फिर लखनऊ में चलेंगी, फिर जिले में चलेंगी, फिर क्षेत्र में चलेंगी, फिर मंडल में चलेंगी, तो वो तो संगठन है, बड़ा संगठन है, तो मीटिंग्स होंगी। अब जहां संगठन ही नहीं है, जहां कार्यकर्ता ही नहीं है, जहां वोटर ही नहीं है, वहां क्या होगी? वो सिर्फ नूरा कुश्ती होगी, कहीं परिवार का कलह होगा, कोई पार्टी मदरसों में जाने की बात करेगी।
ठीक है, कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, जिस तरह से कल हमने समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा की थी, हमने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या समाजवादी पार्टी में संगठन के स्तर पर सब कुछ ठीक है, किस तरह की तैयारियां हैं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर चर्चा है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार समीक्षाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लगातार नेतृत्व में कमान जगह जगह बांटी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी ये है। और अब आपका इसमें विश्लेषण क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के अंदर संगठन के स्तर पर कुछ बहुत ही ज्यादा उठापटक चल रही है, कुछ बड़ा बदलने वाला है? अनुमान आपका यहाँ पर क्या कहता है? आलोक जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात, जब कहीं चिंगारी होती है तो वहां से धुआं होता है। और ये कोई समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल नहीं कह रहे हैं, ये तो मीडिया की भी अपनी रिपोर्टें रही और परिस्थिति जन साक्ष्य जो चीज एविडेंसेस कहेंगे वही तो आदमी कहेगा। क्योंकि आप बहुत सी चीजें को बदल सकते हैं, लेकिन आप परिस्थिति जन साक्ष्य को नहीं बदल सकते। और परिस्थिति जन साक्ष्य क्या कह रहे हैं कि कोविड काल चल रहा था, लोग मर रहे थे, लाखों केस देश में आ रहे थे, 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें रोज हो रही थी, वो भी ये सरकारी पोर्टल वाली मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, वरना तो आप 10 गुना इसकी मौतें जोड़ लें। ये तो एक सर्वे है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे आरएसएस के जो हेड साहब है, सुप्रीमो साहब, ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन कर रहे थे 2022 के चुनावों के लिए ही नहीं। योगी सरकार के नाकामयाबी के पीछे जो सारी चीजें थी, यानी कि कोविड काल के अंदर उनका जो प्रबंधन था, या जो 2017 से लेके 2021 के बीच में एक संत के द्वारा राम राज्य स्थापित करने का वादा था, जिसमें उन्होंने आपराधिक राज, जंगल राज और मदिरा राज कायम किया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के वायलेशन पर क्या कहा कि योगी सरकार ने जीनोसाइड की है, यानी एक मुफ्त हत्या जिसको कही। क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में चिकित्सा का अधिकार आता है, और ये चिकित्सा सुविधा न तो एम्बुलेंस दिला पाए, न बेड दिला पाए, न ऑक्सीजन दिला पाए, न इंजेक्शन दिला पाए, न आवश्यक दवाएं दिला पाए, और लोगों ने इन सारी चीजों के अभाव में दम तोड़ दिया। तो ये सारी नाकामयाबियां, और साथ में जो गंगा नदी में 2000 शव हिंदुओं के बह रहे थे और कुत्ते नोच के खा रहे थे, जो उन्नाव के अंदर जिस तरीके से रामनामी चादर लाशों पर से नोची जा रही और छिपाई जा रही थी, जिसको मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया था, तो इनकी ये इतनी नाकामयाबी थी। और साथ ही साथ वो 200 लोगों का असंतोष, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा पे बैठ करके योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश के मुखिया जी जो हैं वो संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे और हम लोग की नहीं सुनते, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। और उन्होंने उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था। कोविड काल के दौरान इनके मंत्री, इनके तमाम विधायकों ने इनको आईना दिखाया था और अपने असंतोष को बताया था। तब वहां हाई लेवल की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था कि असंतोषों की बात को सुनने के लिए या असंतोषों की संतोष को बनाने के लिए एक बीएल संतोष जी वहां से भेजे गए, जिन्होंने बड़ी मशक्कत करी थी लखनऊ के अंदर। और उसके बाद जब वो लौट के गए तो उन्होंने ट्वीट किया था, और आपको याद होगा कि जब आपने उस मैटर पे डिस्कशन रखा था उसमें मैं बैठा था। हाँ। आपने बकायदा उनके ट्विटर हैंडल पे जो बातें थी उसको समराइज करते हुए एक आलेख प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और असंतोषों को चाहिए कि अब वो योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके उनके साथ हो जाए। कहने का अभिप्राय ये था। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, बीएल संतोष जी ने एक झंडी दे दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी आए और वो इन लोगों से पहले कहाँ मिले, संवैधानिक खतरा जहाँ मंडराता है और लोग जहाँ जाते हैं मैनेज करने के लिए वहां गए, महामहिम के पास, राज्यपाल के पास। उसके बाद उन्होंने भी एक कयावत की, उन्होंने भी एक कवायद की यहाँ पर असंतोषों के बीच और सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, माननीय योगी जी तलब हुए दिल्ली के लिए, और जब दिल्ली के लिए तलब हुए
तो योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग एक साथ नहीं हुई, ना अमित शाह जी से, ना प्रधानमंत्री जी से और ना ही किसी और से। लेकिन आप याद कीजिए कि जब योगी जी अलग अलग मीटिंग में इन लोगों के पास बैठ करके यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी से भी मिलने गए थे, कोई दिक्कत नहीं, वो किसी से भी मिले। लेकिन जब वो लौट के आए तो आपको याद होगा कि फिर उसके बाद अमित शाह जी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में आरएसएस के प्रमुख वो क्या बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब, इन तीनों ने एक साथ बैठक की थी और उसके बाद फिर भी असंतोष भेजे जाए। ठीक है, तो आपका मतलब विश्लेषण यहाँ पर यही कहता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपका संकेत बिल्कुल साफ है ना, यहाँ पर आपका संकेत बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर से कंप्लेन हुई है, शिकायत हुई है, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, नेता संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये बार बार बैठकों का दौर जारी है। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि ये है कि माननीय योगी जी के साथ ये तीनों लोग मीटिंग क्यों नहीं किए, अगले दिन ये तीनों मीटिंग क्यों इसीलिए की उत्तर प्रदेश। सारी मीडिया रिपोर्ट है, संदीप भाई बैठे हैं, हम जानते हैं झुठला देंगे, तो कोई भी क्या करेगा, कोई भी प्रवक्ता क्या करेगा। जब उसके संगठन में इस तरह की फूट पड़ी होगी और बगावती तेवर दिखाए 200 विधायक बैठे होंगे, एक तरफ योगी जी के जाने के बाद पूरी पार्टी का में टूट फूट मच जानी है, और दूसरी तरफ अगर 200 असंतोष अगर शांत नहीं हुए तो भी बहुत बुरा हर्ष इस पार्टी का होने जा रहा है। इससे विपक्षी दलों को तो लड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो आपस में ही खुद लड़ लेंगे। और हमारी चिंता कर रहे हैं संदीप भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे में कोई कमी होगी हम सुधार लेंगे। लेकिन आज आपके पास है और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आप मंथन और आत्मचिंतन कीजिए। हमें मालूम है कि आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने तथ्यात्मक और विद एविडेंसेस अपनी सारी बात अनुक्रम में रखी है, इसके अलावा अभी और कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से बीजेपी के अंदर लगातार समीक्षाओं का दौर जारी है, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो अभी समीक्षाओं के बारे में किसी भी तरह की हलचल कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं देती है। क्या आपकी तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी हैं, इसलिए आप बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों की आप लिस्ट मांग रहे हैं। आप कार्यकर्ता को किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, किस तरह से उसकी भूमिका होने वाली है, किस क्षेत्र में कौन नेतृत्व करेगा, इसके बारे में अभी तक कांग्रेस संगठन मौन है। आलोक भाई, जब विरासत और बिल्डिंग किसी ने बनाई और बिल्डिंग बनाने के बाद ना उसकी नींव रहे और ना उसकी बनने के बाद छत रहे और पिलर गिरने लग जाए, तो विपक्ष में बैठी हुई कोई भी पार्टी या विपक्ष में बैठा कोई भी व्यक्ति या नेता उसको मुद्दों की जरूरत नहीं रहती। 2014 में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, जब यूपी का इलेक्शन हो रहा तब भी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, जैसा भाजपा कहती थी। अब भाजपा कहती थी तब उन्होंने बहुत सारी बातें कही, हम महंगाई दूर करेंगे, हम डीजल पेट्रोल के रेट दूर करेंगे, हम किसान की दुर्दशा दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, हम गुंडा राज दूर करेंगे, महिला उत्पीड़न दूर करेंगे। मतलब मैं बोलने चलूंगा तो मेरा सांस फूल जाएगा, लेकिन उनके कहे हुए वादे नहीं खत्म नहीं, आपको तो 2014 से फिर आपको गिराना ही नहीं पड़ेगा ना। सुने तो आप मेरी बात, देखिए आप उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, सुने तो एक छोटी सी बात है चंद्रमोहन जी, आप उत्तर प्रदेश में तो पिछले 30 सालों से बाहर हैं, तो आपको तो बहुत पहले से फिर आपको यहाँ पर गिराना पड़ेगा। आपको सपा का कार्यकाल भी याद दिलाना पड़ेगा जनता को, बसपा का भी कार्यकाल याद दिलाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी क्यों? मैं अभी सब पे ले आऊंगा, बात वहीं से लेके जा रहा हूँ। हाँ। देखिए, इतना सारा इतना बड़ा इतना गुब्बारा फुला लिया जाए और इतना गुब्बारे फुलाने के बाद जो यूपी के अंदर दौड़ लग रही है दिल्ली की, वो लग रही है दिल्ली के 80 एमपी की और दिल्ली के अंदर सूबे का सबसे बड़े एमएलए की, क्योंकि दिल्ली के हाईकमान को पता चल गया है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है यूपी में पूरी तरह से, और जिस नेतृत्व के सहारे उन्होंने यूपी को पार लगाने की कोशिश करी थी, उसका रिजल्ट तो चील टोपों ने खा के दिखा दिया गंगा के तट के ऊपर। और मेरे भाई संदीप भाई ने एक बात बोली थी करते हुए कि कोई मंदिर जाता है कोई मदरसा, तो जब ये पिटते हैं इनको मंदिर और मदरसा याद आ जाता है, देश याद नहीं आता, और ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की सुबह जब प्रभात होती है तो इसमें अजान भी बजती है, इसमें घंटी भी बजती है, इसमें गुरुद्वारे की हुंकार भी आती है और जिससे का टंग भी बजता है। क्यों? क्योंकि इस देश की बनावट ही ऐसी है कि देश के अंदर सब धर्म रहते हैं, लेकिन जब माथे पे तिलक मैं भी लगाता हूँ, लेकिन भाजपा में रहने के बाद जो माथे का तिलक रखता है वो हिंदुत्व कहलाता है, और बाकी धर्म के रहने वाले लोगों का इलेक्शन के अंदर तिरस्कार होगा और हिंदुओं का आविष्कार होगा, उसके ऊपर काम करते हैं। और 5 साल गुजर गए, संघ ने देख लिया जिस हिंदुत्व चेहरे को हमने बिठाया था, ना तो उसने हिंदुत्व पार करे, ब्राह्मणों का तुष्टीकरण कर दिया, विकास को कानपुर से चलाते हुए एमपी में जाके एनकाउंटर कर दिया, और उसी तरह से हर जाति का उत्पीड़न हुआ। तो आज उसकी हुंकार संघ को भी सुनाई दे रही है,
और उसकी उनका दिल्ली को सेंटर को दिखाई दे रही है, तिलमिलाट इतनी है। और अब आप मेरी बात करते हैं, देखिए यूपी के अंदर अगर पहले कहते थे उस दौर को और आज दौर को आप लेंगे तो उस दौर से आज दौर के अंदर फर्क मिलेगा। कच्ची सड़कों का उसको डेवलपमेंट करके और कच्ची बैलगाड़ियों से बड़े माल ट्रैक्टर तक लाने का दौर। लेकिन आज उस दौर के अंदर ट्रैक्टर और सड़कों के बाद के दौर के अंदर मुझे 5 बड़ी उपलब्धियां बता दीजिए आप यूपी के अंदर। 5 बड़ी, जिस तरह से 5 पथ की बात हुई थी महाभारत में, मुझे 5 संदीप जी बड़ी उपलब्धियां बता दें जिसपे यूपी का व्यक्ति नाच कर सके और कहे कि मैंने योगी राज के अंदर और भाजपा राज के अंदर 5 उपलब्धियां ग्रहण करी हैं। 5 उपलब्धियां देखिए, एक मैं एक पत्रकार हूं और जहां तक हम फॉलो करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संभाषणों में राम मंदिर की बात करते हैं, पहली उपलब्धि उनकी ये है, वो ये मानते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, दूसरी उपलब्धि उनकी ये हो गई। जल जीवन मिशन की वो बात करते हैं, तीसरी उपलब्धि उनकी ये हो गई। इसके साथ ही वो ये बोलते हैं कि हमने तमाम शहरों में अब एयरपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी है, वो चौथी उपलब्धि अपनी गिनाते हैं। जो 5वीं बात करते हैं वो इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं। अगर आप 6वां नंबर भी चाहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर याद दिला सकता हूँ। लेकिन 5 उपलब्धियों का ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, बीजेपी के कोई फायर ब्रांड नेता हों, जाते हैं लोगों को बताते हैं। तो आपको एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आखिर सत्ता पक्ष की उपलब्धियां दिखती क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न ये भी है आपसे। भाई हमें बिल्कुल विपक्ष के होने के नाते सरकार की उपलब्धियां दिखती हैं, उन्हीं उपलब्धियों का बखान हम कर रहे हैं। क्योंकि 70 साल के अंदर जो देश की उपलब्धियां थी उसको नकार के ही तो भाजपा ने ये कहा कि उपलब्धियां नहीं हुई, तो 5 साल में कैसे डेवलप हो सकता है? जब 70 साल का वयस्क कुछ नहीं कर सका तो 4.5 साल का बच्चा कैसे कुछ कर देगा? ये समीक्षा दे दीजिए आप मुझे। जिन 5 उपलब्धियों की आपने बातें उसकी धरातल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 0 मिलेगा। हाँ, अगर आप टेक्निकल देखो तो नंबर मिलेंगे। टेक्निकल तो लोन भी बांटा है, टेक्निकल तो गैस के सिलेंडर भी बांटे हैं, टेक्निकल तो हम दो हमारे 2 को भी बहुत कुछ दे दिया देश के अंदर, सबकी इनकम गिर गई, हम 2 हमारे 2 की बढ़ गई। टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी चीज हुई है। टेक्निकल तो ये भी हुआ, आप क्या मंदिर की बात करते हो तो मंदिर का मुद्दा था, मंदिर का मुद्दा है, मंदिर सबको चाहिए, इसका कोई विषय नहीं है। लेकिन मेरी जेब के अंदर मुझे रोटी चाहिए थी, मुझे सुरक्षा चाहिए थी, मुझे महिला उत्पीड़न ना हो चाहिए थी, सूबे के अंदर असामाजिक तत्वों पे कंट्रोल होना चाहिए था, वो चाहिए था। वो मुद्दे कहाँ है? वो बेसिक मुद्दे कहाँ है जिसके आवाज पे भाजपा आई थी? वो कहीं भी नहीं है। ठीक, वो उसका जवाब चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर AK मिश्रा जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मिश्रा जी, आपके पास आकर हम अब ये जरूर समझना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर पहले बहस हो रही थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसी के चलते बागी विधायक बार बार अखिलेश यादव के पास जाते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण अभी तक साफ स्थिति नहीं है कि पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी में भी जिस तरह से समीक्षा की बैठकों का दौर लगातार जारी है, एक बार दिल्ली दौड़ हो जाती है, उसके बाद लखनऊ में आकर यह कह दिया जाता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्वतंत्र देव सिंह ही सारे चुनाव को देखेंगे और चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उसके बाद फिर से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं सामने, वो बोलते हैं कि नहीं ये दिल्ली तय करेगी कि आखिर चेहरा कौन होगा। फिर राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आपका विश्लेषण अब यहाँ पर क्या कहता है? बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है या कहीं ना कहीं सियासी उठापटक संगठन के स्तर में भी अंदर अंदर जारी है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो वो बड़ी वाइटल चीज होती है, जीवित मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा उसमें जो है हेर फेर बदलाव के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं होती है। अब 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें दिख रहे हैं यूपी चुनाव में। एक तो ये दिख रहा है जो बहुत छोटे से बहुत लिमिटेड टाइप के हैं, जहाँ पे मोनोपोली एक ही आदमी का चलता है। भागदौड़ तो समाजवादी पार्टी में भी चल रही है, बस फर्क ये है कि वो भागदौड़ जो है विधायक जी या पूर्व विधायक या कैंडिडेट अपने घर से निकल के अखिलेश यादव के घर जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कोई ऑफिस तो है नहीं, फॉर्मल ऑफिस, हायरार्की वगैरह तो है नहीं। ऐसे ही बीएसपी में भागदौड़ चल रही है कि वहां के नेता भाग करके बहन जी के चरणों में जा करके एक ही आदमी के पास जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जिस हिसाब से परिवर्तन होते हैं, देश में परिस्थितियों का परिवर्तन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उससे अछूते नहीं रहते हैं। और 50 चेहरों की बातें भी वहीं पे चलेंगी जो बहुत वाइटल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं अभी कांग्रेस से पूछ दूं बताइए आपका चेहरा कौन होगा, तो बता नहीं पाएंगे, शर्तिया
मैं सपा के अपने मित्र से पूछ दूं, बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इनके पास एक ऑप्शन के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर है तो बता दें, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। मैं बीएसपी के मित्रों से पूछता हूँ, बताइए आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और मैं प्रसपा के मित्रों से पूछता हूँ, बताइए आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कोई है टैलेंट इनके यहाँ? कोई नहीं टैलेंट है। लक्ष्य हमारा कपिल जी आपको उत्तर देना चाहते हैं? एक ही लक्ष्य है, वही अनागर प्रलाप करने के लिए जिनको बैठाया आपने, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के एक तरफा बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये इतना पूछना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश आप तय करेंगे हमारे यहाँ की कौन होगा और कौन नहीं होगा? आपके आंख में धूल पड़ी हुई है क्या? आपके आंख में धूल पड़ी हुई है क्या? मुझे एक बात बताइए, जब हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के चेहरा है तो आप दूसरे की बात क्यों करना चाहते हैं? क्यों तीसरे की बात करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ के बाद कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बाद योगी आदित्यनाथ के बाद कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बाद योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन सा कह रहा है? देश में मोदी के अलावा कौन सा कह रहा है? अरे दलाली बंद करिए मिश्रा जी, दलाली बंद कीजिए। आपके जैसे बहुत दलाल देखे हैं विश्लेषक के रूप में। आप दलाल हो, मेरी बात सुनो पहले। आप दलाली खा रहे हो, दलाल हो, मेरी बात सुनो। या तो उन्होंने तो खाली आपसे प्रश्न पूछा है ना कपिल जी, कपिल जी एक सेकंड, आप राजनीतिक कपिल जी सुनिए तो, कपिल जी सुनिए तो, कपिल जी उन्होंने ये प्रश्न सिर्फ आपसे नहीं पूछा ना। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड ना मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए। कपिल जी उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा था चंद्रमोहन जी से, उसके बाद उन्होंने प्रश्न आपसे पूछा, उन्होंने प्रसपा वालों से भी पूछा, बसपा से भी उन्होंने प्रश्न पूछा। तो इसमें एक तरफा तो कोई बात थी नहीं ना। उनका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी में अगर ऑप्शन की बात होती है तो अखिलेश यादव के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। नहीं, आलोक जी इतना तो मैं बोला नहीं हूँ भाई, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और प्रवक्ता भी। माननीय मिश्रा जी इतना तो मैं बोला नहीं, आपकी बात मैं समझता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि अखिलेश के अलावा कौन? अरे हमने 4 बार सत्ताएं चलाई हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी रहे हैं, आज योगी जी हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर मिश्रा जी, मैं अब इनसे नहीं पूछूंगा, संदीप जी से नहीं पूछूंगा, सारे भाजपा के प्रश्न आप, क्योंकि आप सरकारी प्रवक्ता हो, आप पैसा लेके बैठते। मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, आप बोलो ना, सुनो पहले, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, व्यक्तिगत मत होइए, सुन लीजिए पहले, व्यक्तिगत मत होइए आपस में इस तरह से। आप तो किसी पार्टी के हो नहीं, निष्पक्ष आदमी हो ना, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बताइए आपको कौन बनाएगी, किसको बनाएगी? अरे बताइए कौन बनाएगी? अब इधर उधर मत भागिए, नंगा कर दिया आपको, कपड़े उतर गए आपके, नंगा कर दिया आपका। दिमागी दिवालियापन है आपके अंदर दिमागी दिवालियापन है मिश्रा जी, दिमागी दिवालियापन का इलाज कराइए पहले। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप द्विवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी हैं, चंद्रमोहन शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर संदीप जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, मैं बहुत एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बात रखते समय एक चीज का उस व्यक्ति को विशेष ख्याल करना चाहिए कि जो निष्पक्षता के रूप में हुई। देखिए, संदीप भाई के बात में मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, इसलिए क्यों भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन और वो अपनी भाजपा की हर तरीके से मदद करेंगे और करनी चाहिए उन्हें, वो इनका ईमान है भाई, वो उनके प्रवक्ता हैं तो उनकी हिफाजत करना इनका परम कर्तव्य है। ईश्वर ने इनको इसीलिए इसी कार्य के निमित्त बनाया है। लेकिन हमारे श्रद्धेय मिश्रा जी जो बैठे हैं, इनको इसलिए बनाया है कि आप निष्पक्षता से विश्लेषण करें। मैं तो पूछ रहा हूं कि आपने चलिए बात कह दी और टीआरपी की बातें भी हो गई हमारे आपके बीच में, लेकिन श्रद्धेय मिश्रा जी मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्यमंत्री जो है इस 6 महीने के लिए कौन बनेगा भाजपा का, या अगर 2022 में वो चुनाव जीत जाते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये हमें बता दीजिए कौन सा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप उनका नाम नहीं ले रहे। और मैं मोदी जी का भी यही बात कहता हूं कि मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री वहां कौन बनेगा? उनसे इस्तीफा दिला के किसी को बना दीजिए जिनका टैलेंट अच्छा बता रहे हो, क्योंकि आडवाणी जी में क्या कमी थी जिनको हटा करके मोदी जी आ गए,
सुषमा स्वराज और राजेंद्र और राजनाथ सिंह में क्या कमी थी, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना मिश्रा जी। तो मिश्रा जी हवा में बात ना करें, आप चुनाव विश्लेषक हैं, आपको जनता ये सोचती है कि आप बिना किसी से पेड़ हुए और निष्पक्ष बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए भाजपा के समर्थक भी हो, उनकी विचारधारा के व्यक्ति हो, तो कम से कम जब आप यहाँ पे बैठे, न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको न्याय करना चाहिए। जवाब देना चाहते हैं। और हमने आपको अक्सर हर डिबेट में देखा है, और मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं जिस तरीके से आपके ऊपर चढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आप उस हद पे उतर जाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण के खिलाफ। ठीक है, उत्तर देना चाहते हैं यहाँ पर मिश्रा जी। श्रीवास्तव जी मेरी बात सुन लीजिए, आप चूंकि न्याय प्रक्रिया से उस पेशे से जुड़े हैं, वकील और जज लोग बहुत शांत प्रिय होते हैं, उखड़ते नहीं है। आप अधिवक्ता है, अधिवक्ता कम जो है प्रवक्ता भी है, और चूंकि समाजवादी पार्टी उल्टी कुछ देती होती नहीं है, तो हम आपका डेजिग्नेशन लंबा चौड़ा कर देते हैं। आप अधिवक्ता है, प्रवक्ता है, और हमारे सहवक्ता भी हैं। एक नया डेजिग्नेशन हमारे तरफ से लीजिए, आपका बड़ा सम्मान है। अब आप अपने सवाल का जवाब सुनिए। रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि योगी के सिवा कौन होगा, अरे अभी पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक पूरे मीडिया में पूरे जितने प्रवक्ता थे विपक्षी दल के, वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे फलाने आए, उनको हटाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। हम क्यों नाम ले, हम तो निष्पक्ष हैं, वो तो आप लोग बोल रहे थे। रही बात आप आडवाणी की बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये देश पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक होता है साहब, मृत नहीं होता है ये। उनकी योग्यता में क्या कमी थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया? नहीं मिश्रा जी बता दें उनकी योग्यता में क्या कमी थी। फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, उत्तर नहीं जाते ना कपिल जी। आडवाणी जी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप अगर निष्पक्ष रूप से बात करना चाहते हो तो बताइए। और अटल बिहारी वाजपेयी तक की फोटो आप लोगों ने हटा दी। आडवाणी जी पर चर्चा नहीं है ना, आडवाणी जी पर चर्चा नहीं। हाँ, सिर्फ जा रहा है, इनका चेहरा कम रहा है, इनका बीपी हाई हो रहा है। देखिए हमारे मित्र मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। मैं तो बहुत सीधी सी बात आप पूछ रहा हूँ, बताइए योगी जी के अलावा कौन हो सकता है? आपसे चलिए ठीक है, आप दोनों के विवाद को हम यहाँ पर सुलझा देते हैं। ठीक है, इसका एक सीधा सा रास्ता है। कपिल जी मिश्रा जी, एक सेकंड, आप दोनों सुनिए, एक मिनट, सुनिए, दोनों सुनिए, एक मिनट रुकिए। मिश्रा जी एक सेकंड, ठीक है मिश्रा जी। कपिल जी एक सेकंड, रुकिए। ठीक है मिश्रा जी, सुनिए तो, मिश्रा जी सुनिए, ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, सुनिए। कपिल जी एक सेकंड, एक सेकंड, आप दोनों की ठीक है मिश्रा जी, ठीक है ना, आ गई आपकी बात। मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए ना, मिश्रा जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड। हमारे पास बीजेपी संगठन से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संदीप जी हैं जुड़े हुए। संदीप जी, सीधा सा प्रश्न यही है, कपिल जी का यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, तेजस्वी नेता हैं, अगर ये सारी चीजें सही हैं, तो आखिर बार बार ये समीक्षा बैठकें क्यों हो रही हैं? और अगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विमर्श अंदरूनी स्तर पर चल रहा है, तो आप उस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इनका संकेत ये है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमने तो बिल्कुल साफ बोल रखा है कि अखिलेश यादव ही चेहरा होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व पहले कार्यकाल में किया हुआ है, और अभी फिर से समाजवादी पार्टी उन्हीं पर भरोसा करने जा रही है। तो बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं। नहीं देखिए, देखो वो खुल के बोलेंगे भी, क्योंकि लगभग 4 टर्म जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम सत्ता में रहे हैं, और लगभग 3 दशक से ज्यादा पुरानी इनकी पार्टी है। एक परिवार के अलावा दूसरे परिवार का व्यक्ति बता दो शीर्ष नेतृत्व में कभी रहा हो। दूसरी चीज देखिए, उनके यहाँ विकल्प ही नहीं है। चाचा सिर्फ इसलिए विरोधी हो जाते हैं क्योंकि पुत्र मोह के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बनता समाजवादी पार्टी में। जब उस पार्टी ने चाचा का ख्याल नहीं रखा तो कार्यकर्ता का ख्याल रखेंगे। कपिल जी को मेरा एक बस छोटा सा सुझाव, अगर उन्हें पसंद आए तो स्वीकार कर लेंगे। देखिए, मिश्रा जी एक राजनीतिक पत्रकार हैं, एक आम जनता की तरह वो अपनी बात रखते हैं।
आप आलोचकों को और विरोधियों को गले लगाना सीखिए। आप सत्ता में आना चाहते हैं तो सबको अपनाना पड़ेगा आपको, चाहे वो विरोधी हो या आलोचक हो। और रही बात उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन की, देखिए योगी जी, मैं सरे से आपको इस चीज को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि हम किसी भी तरीके का नेतृत्व परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं। और हायरार्की वाइज अगर देखिए, इनकेस अगर योगी जी को हम सेंट्रल में लेके आते हैं तो हमारे पास 2 डिप्टी सीएम बैठे हैं। आप बता दीजिए सपा सरकार में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम एक मठ से एक साधु को लेके आए, हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम चैलेंज करते हैं कभी जी को समाजवादी पार्टी किसी मौलवी को मुख्यमंत्री बना दे लाके, नहीं कर सकते। ये मुस्लिमों पे ठेकेदार बनेंगे, मौलवी क्यों कुर्सी पे नहीं मौलवी क्यों संदीप जी, मौलवी क्यों आपने क्योंकि मुस्लिमों के ठेकेदार है, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह खुल के जनता कहती है, क्योंकि कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा है, क्योंकि मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं और मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा आंख में झोंकते हैं ये, इसलिए मौलवी। देखिए क्योंकि साधु संतों को तो ये अपनाएंगे नहीं, गोली चलाते हैं, हिंदुओं को तो अपनाएंगे नहीं, गोली चलाएंगे। ये बस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मौलवी वो भी नहीं बिठा पाएंगे, अखिलेश यादव के अलावा विकल्प नहीं है। हिंदुओं की लाशों को अंत्येष्टि नहीं मिली इस हिंदुवादी सरकार में, यानी कि मुद्दे लोग करके खाए हिंदुओं के शव। इस सरकार से हिंदुओं के शव को कुत्तों से रखवाया है। घर से निकल कर जनता के बीच में तो जाइए, जनता के बीच में कहिए, जनता के बीच में रखिए। नहीं है कि जनता के बीच में चले जाए, आपके मुखिया को पता है कि जनता के बीच में जाएंगे, वो अतीक अहमद का गुंडाराज। संदीप जी कभी एक सेकंड का गुंडाराज, ठीक है। चंद्रमोहन जी बीच में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं। एक सेकंड कपिल जी, हिंदुओं की लाशें मदिरा पिला के निकाल दिए। कपिल जी ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसी बातें करते हैं, ठीक है संदीप जी, एक बार जाके संदीप जी मुसलमान तो नहीं मर पाए। ठीक है चंद्रमोहन जी, रामनवमी 14 लोग, चंद्रमोहन जी आप बोलिए। लुटेरे कपिल जी एक सेकंड, आप राम नाम के लुटेरे हैं। कपिल जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, जब जोश में होश खो जाए उसका प्रमाण संदीप जी ने दे दिया, क्योंकि संदीप जी कपिल जी की बातों को लेते हुए जोश में अपना होश खो गए। उन्होंने बोला अभिव्यक्ति की आजादी पे पेशन ले गए, उन्होंने बोला कि कहने का अधिकार है, लेकिन भूल गए कि इसी यूपी के अंदर अगर पत्रकार कोई बात बोल दे तो पत्रकार को बंद कर दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है। तो इसमें मिश्रा जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनकी कमल और लेखनी के अंदर उनको डर है। हम लोग राजनीतिक नेता है, हम एक पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये तो आज संदीप भाई ने डिसाइड कर दिया, बता दिया कि आज आपके यूपी के सूबे के अंदर किस तरह का माहौल है। तो संदीप भाई इसमें आपको साधु भाई है। सतीश भाई की बात का जो मैं जोड़ के से बात देता हूँ, मिश्रा जी में आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि मिश्रा जी हमारे दोस्त है। मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। राजनीतिक विशेषज्ञ जिस सत्ता में रहेगी, सत्ता के पक्ष की बात करनी पड़ेगी, विपक्ष को कसूर दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो भी राजनीतिक विशेषज्ञ कैसे कहलाओगे। तो मिश्रा जी की चलती है। हम मुद्दे पे ये बात करते हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री अगर काबिल है तो दूसरे उनके मुख्यमंत्री प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं। जब उनने पेपर एग्जाम के अंदर अच्छा आंसर दिया है तो फिर उनको फेल होने का डर क्यों है, तो हाईकमान क्यों बदलना चाहता है, और आपके पार्टी के नेता उनको निरंतर उनको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम करे, जैसे आलोक भाई ने भी आपकी तारीफ करी कि 5 कार्य करे, हमने मान लिया, चलो आलोक भाई कह रहे हैं तो निष्पक्षता ठीक कह रहे हो, लेकिन जब आलोक भाई जैसे पत्रकार जो भाजपा के नेतृत्व के अंदर योगी जी का नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या भाजपा गूंगी और बहरी है? क्या भाजपा के नेता यूपी के अंदर रहने वाले योगी को अकेला करके एकला चल अभिमन्यु बंद करना चाहते हैं? इस राजनीति के अंदर चक्रव्यूह घेरा जा रहा है। क्या आप आवाज उठेंगी? आपने राहुल के नेतृत्व पे सवाल कोई नहीं। संदीप जी एक सेकंड ना, उनकी पहले बात तो आने दीजिए। संदीप जी एक सेकंड बात तो आने दीजिए। पहले नेता बना उसके अंदर आपके भाजपा नेता को आज तक हजम ही नहीं हुआ कि एक साधु नेता बना। तो इसी की राजनीति पिछले गत 4.5 वर्षों से चलती रही, जिसका प्रमाणित है कि योगी जी काम नहीं कर पाए। इसका मैं तारीफ करता हूं, इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करता हूं इस बात को। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से छोड़ के बीच में घुमाव कर लो चक्रव्यूह का, तो भाजपा के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने योगी जी को सपोर्ट नहीं करी। ये सब अच्छे पत्रकार इसको लिखते हैं और बोलते हैं, आप उन्हें कौन से पेपर में नहीं लिखा इस बात के लिए। तो संदीप जी सच्चाई से अवगत रहिए, समझिए, सुबह आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आपने व्यक्ति दिया है, आपने चीफ मिनिस्टर दिया है,
तो अगर चीफ मिनिस्टर की नाकामी को आप स्टम्पिट कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न करना तो स्वाभाविक है। हर प्रश्न पत्रकार का, हर राजनीतिक विश्लेषक का स्वाभाविक है। तो उसमें आप बुखलाइए मत, गुस्सा मत करिए, क्योंकि ये चरण है। आज इलेक्शन के चरण के ऊपर अपवाद आएंगे, लेकिन उन अपवादों का आपको सामना करना पड़ेगा। यही कभी जब योगी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने, आपको मैं बहुत भेज दूंगा, उन्होंने तभी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर, संविधान के अंदर है कि विपक्ष जब तक इस विषय को नहीं कहेगा तो उसका असर सरकार पे नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार में आने के बाद आप ट्विटर भी बैन करेंगे, आप फेसबुक की आजादी पे भी बैन करेंगे, आप यूट्यूब की आजादी भी बैन करेंगे, क्योंकि सत्ता आपके पास है। क्योंकि आपको मुखर वो प्रवक्ता या वो चाहिए राजनीतिक विशेषज्ञ जो आपकी बड़ाई करे, और जो जिसकी लेखनी के अंदर अपनी मेहनत की कमाई लग जाएगी वो तो आपका विरोधी हो जाएंगे, उन्हें तो आप बंद कर दोगे। कितने उदाहरण है आपसे, कितने उदाहरण दे आपसे, तो ट्विटर का ही ले लीजिए लेटेस्ट उदाहरण, उसी को कोई सफाई दे दीजिए आप। ठीक है मिश्रा जी, जवाब देना चाहते हैं आपको। भाई मैं बहुत डरा हुआ पत्रकार हूँ, मुझे न कानून की जानकारी है और पिछले 2-3 दिन पहले से मैं बहुत डर गया हूँ। और मैं सारे पत्रकार भाइयों को भी बोलता हूँ, भाई आप भी बहुत डर के रहो भारत में। उसके पीछे कारण है, पता नहीं ऐसा कौन सा शासक आ गया है इतने दिनों के बाद। अभी परसों ही तो हुआ है ना एफआईआर, जो एकदम निष्पक्ष पत्रकार हुआ करते थे, बड़े बोल्ड पत्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने ये लोनी वाली खबर चलाई थी कि एक 70 साल के बुढ़े की दाढ़ी काट दी गई और जो बोल रहा था जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था। 5-6 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ ना, द वायर के ऊपर। भाई वो लोग बड़े बहादुर हैं, वो सब इन्हीं पार्टियों के पत्रकार हैं, उनके फेवर में बोलने वाले। मैं तो बड़ा डरा हुआ हूँ साहब, और आप भी डरिए। नहीं डरेंगे तो काला कौवा, झूठ बोले काला कौवा काटे, ये समझ लीजिएगा। मैं पत्रकार लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप भी डर के रहिए। अब वो समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि जहाँ डरने की जरूरत नहीं है। 4-5 को सबक सिखा दिया, ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल को भी सबक सिखा दिया। तो मैं तो भाई डरा हुआ हूँ। ये जो निडर लोग हैं उनकी खबरें भी मैं देख रहा हूँ और उनके भी पैजामे गीले हो गए। नमक रोटी वाली कहानी दिखा देती मिड डे मील की, उसको बताइए ना, आप उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? आप उस विक्रम त्रिपाठी की बात क्यों नहीं बताते हैं, जिसको की योगी सरकार ने हिफाजत नहीं दी और भाजपा के एक मंत्री के इशारे पे मार दिया गया? आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। आप ये बताइए, बहुत निष्पक्ष आदमी है तो आपने बताया कि दूसरा पत्रकार पैसा लेता है, दूसरा विश्लेषक पैसा लेता है, यानी आप भी पैसा लेकर बैठे हुए हो। तो आप बताओ ना कि आप भी पैसा लेकर बैठते हो, क्यों नहीं बताते? अरे मेरे मित्र, व्यक्तिगत मत होइए ना, ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है। एक सेकंड कपिश जी 1 सेकंड ना। मिश्रा जी 1 सेकंड, मिश्रा जी बहस बीजेपी पर है, उस पर ही रहिए, ठीक है, छोड़ दीजिए ना। एक दूसरे को आप थोड़ी देर बाद पर्सनल आप लोग कॉल कर लीजिएगा और आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। ऐसे नहीं। मिश्रा जी 1 सेकंड, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संदीप जी, ठीक है, संदीप जी 30 दिन जब यही गोरखपुर न्यायालय में दरबार में करा दूंगा तो सारी आपको दरबार याद आ जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड कपिश जी 1 सेकंड, मिश्रा जी 1 सेकंड, अभी कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए तो कह दोगे कि कपिल श्रीवास्तव ने करा दिया। चुप रहिए। जब एफआईआर हुई तो उसके बाद चलिए, ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए। संदीप जी 1 सेकंड, कपिश जी 1 सेकंड। संदीप जी सीधा सा इशारा ये है। 1 सेकंड मिश्रा जी अब तो रुकिए ना। सुनने की भी बात करो मिश्रा जी 1 सेकंड ना। आप वकील हो, शब्दों का प्रयोग करो। आई वॉर नहीं। अरे हमारी बात करो, तो हम वकील है। अरे ठीक है, अब एक दूसरे को, अरे पूरा देश आपको देख रहा है। कपिश जी मिश्रा जी अरे पूरा देश आपको देख रहा है, ठीक है, पर्सनल आप लोग फोन। 1 सेकंड मिश्रा जी 1 सेकंड सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए आपको मालूम है। मिश्रा जी 1 सेकंड, मिश्रा जी कपिश जी 1 सेकंड। चलिए ठीक है, हो गया मिश्रा जी, बस। अरे मिश्रा जी ठीक है ना। कपिश जी आप भी, आप बता दो कि अरे इतना व्यक्तिगत आप लोग क्यों हो रहे हैं आपस में? कपिश जी 1 सेकंड, कपिश जी ऐसे नहीं, कपिश जी 1 सेकंड, कपिश जी आवाज थोड़ी सी डाउन कर लीजिए, ठीक है, छोड़िए, पर्सनल नहीं।
संदीप जी, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न ये है, जिस तरह से कपिश जी ने भी यहां पर संकेत दिया, चंद्रमोहन जी ने भी, कि सब कुछ ठीक था, लेकिन कोरोना काल में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ऐसा हुआ है जिसके चलते कंप्लेन हुई है ऊपर, और उस कंप्लेन के चलते ही अब यह समीक्षा की जा रही है कि क्या अभी से ही मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर किया जाए या ना किया जाए। संगठन के अंदर क्या चल रहा है, आप इस बात को खुलकर अब बोलते क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि जब राजनाथ जी स्पष्ट कह चुके हैं कि यूपी में किसी भी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, तो ऐसे कयास लगाने वाले सिर्फ वही लगाने बैठे हैं जो इस चक्कर में बैठे हैं कि छीका टूटेगा तो हमें भी दही खाने, मक्खन खाने को मिलेगा। इसलिए उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि योगी जी ने 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई है, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है, और फिर योगी जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सत्ता परिवर्तन, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक मीटिंगें चल रही हैं। भाई, कांग्रेस को पता है कि हम हथियार डाल चुके हैं, हम कहीं फाइट में नहीं है, तो वो घर बैठी है। समाजवादी पार्टी आज नूरा कुश्ती में लगी है कि सिर्फ बिछड़ों को मना लो, शायद थोड़ी बहुत सीटें बढ़ जाए। उन्हें भी पता है कि सत्ता से दूर है, बहन जी को भी पता है कि सत्ता में नहीं आना, योगी जी ने अच्छी सरकार चलाई है, तो ये क्यों मीटिंग करेंगे? भाई, वहां पे जो निर्णय लेना है एक ही व्यक्ति को लेना है, ऐसा ही परंपरा चली आ रही है, वहां मीटिंगों की जरूरत ही क्या है? यहाँ संगठन होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, तो संगठन के सबके लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, चंद्रमोहन जी। देखिए, अलमारी में बर्तन पड़े हैं, सफाई करनी है। सफाई क्यों करनी है? क्योंकि उसमें गंदगी लगी हुई है। चमकाना है क्यों? क्योंकि वो साफ नहीं है। और काम क्यों लेने हैं? क्योंकि जो काम के बर्तन होंगे इस्तेमाल करना है। सीधी निष्पक्षता संदीप भाई की बातों में झलकती है। क्या उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी का मामला है, वो सूबे की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भली बात समझती है। हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो कमियां हम उजागर करेंगे, वो उजागर करनी हमारा अधिकार है विपक्ष के होने के नाते, वो उजागर कर रहे हैं। लेकिन अपने मतभेद को मनभेद में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। विशा जी और कपिश भाई, हम सब अपना कर्तव्य करते हैं, उन कर्तव्य बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाणी के कंट्रोल और डिबेट के टॉपिक पे रहना हमारा एक सबसे औचित्य होना चाहिए। बिल्कुल सही। चंद्रमोहन जी, एक बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आपसे भी है कि देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा स्पष्ट कर रखा है, बसपा का चेहरा पहले से स्पष्ट है, बीजेपी ने भी अभी संदीप जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। आपके यहां पर विकल्प क्या होगा? क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं और लगातार उन पर संगठन विश्वास भी कर रहा है, तो क्या यह माना जाए कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं? देखिए आलोक भाई, हम बिल्कुल अपना चेहरा लेके इस पर इलेक्शन के अंदर आएंगे और बहुत जल्दी इसको आपके सामने बिल्कुल फिर से दिखा के लड़ेंगे। ये इलेक्शन कांग्रेस बहुत बारीकी के साथ और सूझबूझ के साथ लड़ेगी और कच्चा रिजल्ट दिखाएगी और नेतृत्व के साथ लड़ेगी। और बहुत जल्दी कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कैंडिडेट होगा, डिक्लेयर करके लड़ेंगे। ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। बिल्कुल ठीक है। कपिश जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा फाइनल हो जाता है और यह स्पष्ट कर देता है संगठन कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं, क्या आपकी रणनीति में किसी तरह का रचनात्मक परिवर्तन आएगा, या जो रणनीति आपकी है उसी पर आप लगातार कायम रहेंगे? नहीं, देखिए, रणनीति का कोई परिवर्तन नहीं होना। रणनीति तो जैसी है वैसी रहेगी। जो ये लोग अपने यहाँ कर रहे हैं, वो इनके यहाँ का आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। हम तो विरोधी दल है, मान लीजिए हम कह रहे हैं तो ठीक है, एक बात गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि जब तक चिंगारी होगी तभी धुआं उठेगा। और ये जो इतना आत्ममंथन, इतना आत्मचिंतन, अगर आपने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश की, तो इतना आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की क्या आवश्यकता है? और अगर आप यहाँ असंतोष नहीं है तो बीएल संतोष को दौड़ दौड़ करके जो है वो खो खो की टीम आकर के देखने की क्या जरूरत है कि टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं। भाई, मैं तो सबसे पहली चीज ये कहता हूँ कि देखिए, संदीप भाई एक अच्छे प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को जैसे कर सकते हैं इस बुरी घड़ी में भी वो कर रहे हैं। क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव में जब कोविड काल में इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी लोगों की, और एक एक परिवार में मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव के अंदर जो संक्रमण फैला इनकी वजह से, और आप देख लीजिए, नहीं आप देख लीजिए कि वहां पे माने मनुष्यों का पोल्ट्री फार्म खुल गया, और जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को चिताएं नहीं मिल पाई, अंत्येष्टि नहीं मिल पाई, और उनकी बॉडी जो है वो इस अभाव में बहा दी गई और तमाम चीजें हुई, कुत्ते नोच करके खाए, है ना, तो वो भी तो राम भक्त थे ना, उनको आखिर चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा है। यहाँ पर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हम फिर से भरोसा करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बहुत जल्द प्राइम न्यूज के माध्यम से ही सही हम अपने चेहरे को जरूर सामने लाएंगे और इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने रखकर ही हम चुनाव पर जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है। अखिलेश यादव ने एक अच्छा शासन प्रदेश को दिया है, वही हमारा चेहरा है। तो लगातार प्राइम न्यूज के साथ आप जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह के भी रंग बदलेंगे वो सारे सियासी रंग हम आपको लगातार दिखाएंगे।
जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।